ठंड में गरीब बहू रहेगी गर्म कमरे में। बहन बहुत ठंड लग रही है और थोड़ी प्यास भी लगी है, एक गिलास पानी पिला देना। मैं क्यों? सारी ठंड तुझे ही लग रही है, मुझे नहीं लग रही है क्या? अरे रात बहुत हो गई है, सो जाओ तुम दोनों। इस तरह बात करने से ठंडी गर्मी में नहीं बदल जाएगी। हीरालाल का परिवार बहुत ही गरीब है। बड़ी मुश्किल से हीरालाल अपनी घर गृहस्थी चलाता है। हीरालाल की बेटी सीता शादी के लायक हो गई है। हीरालाल को हमेशा उसकी शादी की फिक्र रहती है। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ठंड में तो हमारी जो हालत होती है वो तो आप जानती ही हैं। रात भर ठंड लगती है, ऊपर से ये टूटी फूटी छत जहाँ से AUS गिरती है और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है जो हाथ पैर जमा देती है। बेटी, हमारे परिवार में तो तुझे कभी कोई खास सुख सुविधा नहीं मिली, पर मैं तेरी शादी एक ऐसे घर में करूंगी जहाँ तुझे सारी सुख सुविधा मिलेगी। हाँ, हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार ढूंढना पड़ेगा जिसे अमीर या बड़े घराने की बहू नहीं बल्कि एक जिम्मेदार, समझदार और संस्कारी बहू की जरूरत हो, क्योंकि ये सारी खूबियां हमारी बेटी में है। हीरालाल और नंदिता का एक ही सपना है, अपनी बेटी का एक अच्छे से बड़े घर में शादी करना जहाँ उसे सारी सुख सुविधा मिले। वहीं दूसरी ओर, बड़ी बहू, छोटी बहू, आज खाना मिलेगा कि नहीं? पूरे घर को भूख लगी है, जल्दी लाओ। लाई माँ जी, लाई। उषा और उसका परिवार अमीर और बड़ा परिवार है। सारा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहा है। सपना और निर्मित उषा और महावीर की बहुएं हैं। ठंड ने दोनों बहुओं को कामचोर और आलसी बना दिया है। सपना और निर्मित बिल्कुल काम नहीं करना चाहती हैं, फिर भी उन्हें जबरदस्ती घर का काम करना ही पड़ता है। इन लोगों ने तो मुझे नौकरानी बना दिया है। मैं पहले कितने अच्छे से अपने मायके में रहती थी, यहाँ तो जब देखो खाना लाओ, खाना लाओ। हाँ दीदी, ये नहीं कि ठंड है बाहर से खाना मंगा लिया जाए, या एक नौकरानी रख ले। इन्हें तो सारा काम हम लोगों से ही करवाना है। लीजिए, आप लोग आपस में परोस लीजिए। बहू, तू सुबह की सब्जी अभी क्यों दे रही है? सुबह की सब्जी बची हुई है, इसलिए हमने खाना नहीं बनाया। आप लोग अभी यही खा लीजिए। भाभी, सब्जी इतनी ठंडी क्यों है? कम से कम सब्जी तो गर्म कर देती। इतनी ठंड है, ऊपर से ठंडी सब्जी बर्फ की जैसी लगती है। पूरा परिवार अपनी दोनों बहू के नए रवैया, कामचोरी और आलस से परेशान थी। तभी उषा, हमारी दो बहू हैं पर हमें कोई सेवा नहीं मिलती। मैंने अमीर घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाने का फैसला गलत ही ले लिया। मुझे लगा था अमीर घर की बेटी होगी तो समझदार और घर को चलाना जानती होगी, पर ये लोग तो कामचोर निकले। एक तो बढ़ती ठंड, दूसरी दोनों बहुओं की बढ़ती कामचोरी, बीच में परेशान दो बुढ़ा बुढ़ी। अरे कोई बात नहीं, अभी हमारे छोटे साहबजादे बचे हुए हैं। छोटे बेटे की शादी हमें बहुत सोच समझ कर करनी होगी, क्योंकि हमें अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए एक ऐसी बहू की जरूरत है जो समझदार, मेहनती और गृहिणी हो। पूरा परिवार को बड़ी बहू और मझली बहू का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। पूरा परिवार उन्हें कुछ बोल भी नहीं रहा था, इसलिए पूरे परिवार ने अपने छोटे बेटे की शादी करने का फैसला लिया। और एक दिन सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही दोनों बहू से पड़ोसन, तुम दोनों उषा की बहू हो ना? मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, आलू ही सिर्फ लेकर जाती हो। इतनी बढ़िया ठंड में इतने अच्छे अच्छे साग सब्जियां आ रही हैं, कभी अपनी सास को कोई बढ़िया साग भी बनाकर खिला दिया करो। तुम्हें पता है तुम्हारी सास को साग कितना पसंद है? वो जब बाजार करने आया करती थी तो हर ठंडी में रोज साग लेकर जाती थी, और एक तुम दोनों हो। साग, वो भी इतनी ठंड में, हमसे तो नहीं बनेगी। साग को तो बनाना कितना मुश्किल है। पहले साग को बिनो, काटो, फिर 2-4 बार धो, उसके बाद उसको छौंको, भूजो, फिर कहीं जाकर बनेगी 1-1.5 घंटे में। इतने में तो हमारी हालत खस्ता हो जाएगी। ना रे बाबा ना, साग तो हमसे नहीं बनेगी, ये आलू ही सही है। सपना बहू, निर्मित बहू, तुम दोनों अपनी एकलौती सास की 2 बहू हो। तुम्हारे राज में भी अगर उसे अपनी मनपसंद चीज खाने को ना मिले तो क्या फायदा तुम्हारी बहुए होने का? अगर इतना ही पसंद है तो खुद ही बनाकर क्यों नहीं खा लेती? हम ही बनाएंगे तभी खाएंगी। और अगर आप लोगों को ज्यादा ही चिंता हो रही है तो खुद बनाकर भिजवा दीजिएगा, मैं उन्हें खिला दूंगी। उषा की बहुएं सपना और निर्मित अपनी पड़ोसन कुसुम और शारदा को इस तरह उल्टा जवाब देकर अपने घर चली जाती हैं। और पड़ोसन, ये क्या हो गया है उषा की बहू को आजकल? बड़ा टेढ़ा बोलने लगी है। देखा तुमने कैसे बात करके जा रही है बड़ों से? अरे बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं बची है। इन लोगों का तो पता नहीं अब इनके परिवार का क्या होगा। सपना और निर्माता
इतनी कामचोर होती जा रही हैं कि अब वो अपने से बड़ों से बदतमीजी भी करने लगी हैं। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और एक दिन, हे जी, बेटी, प्रीति बहू, अब बहू और बेटो जल्दी सब नीचे हॉल में आओ। क्या हुआ माँ? सभी को नीचे हॉल में क्यों बुलाया है? जल्दी बताओ ना माँ, हॉल में बहुत ठंड है। हाँ माँ, ऐसी बात क्या है जो सभी को नीचे बुला लिया? क्या हुआ मुझे बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि तुम्हारी पत्नियों तक मेरी आवाज एक बार में नहीं जाती है क्या? उन्हें ठंड लग रही है, वो बिस्तर से नहीं निकलना चाहती हैं, इसलिए बिस्तर में ही बैठी हुई हैं और निकलने की कोई खास जरूरत नहीं है। अरे लगता है आज बहुओं ने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है, इसलिए थक गई होंगी बेचारी। भाभिया कहाँ है? ये जानकर क्या करोगी? बुलाया किस लिए ये बताओ। वो देखो पंडित जी आए हैं, वो हमारे घर के छोटे लड़के प्रवीण के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। फोटो देखकर पसंद करना है। छोटे भाई की शादी होगी, खूब मजा आएगा। मैं तो खूब नाचूंगी, गाऊंगी, खाऊंगी। पंडित जी क्या रिश्ता लेकर आए हैं? फोटो दिखाइए। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, जैसे कि आपने मांगा था। वही लड़की संस्कारी और गृहस्थी संभालने वाली है, पर गरीब परिवार से है। उषा पंडित को बिठाती है और सभी फोटो को एक एक करके देखने लगती हैं। उषा को लड़की बहुत पसंद आती है और वो तुरंत ही हाँ कह देती है। मैंने आपकी पसंद की गई लड़की की फोटो अलग करके रख ली है, मैं परसों आता हूँ। पंडित और महावीर और उषा के बेटे प्रवीण का रिश्ता लेकर सीता के घर जाता है, जहाँ सीता की मां नंदिता। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। एक खुशखबरी लाया हूँ, सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। भैया आपकी बेटी सीता के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, कहो तो मैं दिखाऊं? हमें तो अपनी बेटी की शादी करनी ही है और एक अच्छे से बड़े घर में ही करनी है, ताकि हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। उनके पास काफी रुपए पैसे हैं, उन्हें भगवान की कृपा से पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आपकी बेटी उनके घर में बहू बनकर जाती है तो उसके दिन पलट जाएंगे, उसे किसी चीज में कमी नहीं होगी। पंडित जी जैसा आप बता रहे हैं, अगर वैसा ही है तो मुझे मेरी बेटी सीता के लिए आपका सुझाया रिश्ता पसंद है। मैंने जैसा बताया है, परिवार ठीक वैसा ही है। हमारी तरफ से तो रिश्ते के लिए हाँ है। दोनों परिवार की रजामंदी से उषा के बेटे प्रवीण और नंदिता की बेटी सीता की शादी हो जाती है। क्योंकि सीता का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए शादी का ज्यादातर खर्च प्रवीण के परिवार ने ही उठाया। सीता के गृह प्रवेश के समय सीता अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर हमारे घर में छोटी बहू के रूप में प्रवेश करो। इतना बड़ा घर, मैं तो इतने बड़े घर में पहले कभी नहीं आई। अरे भाभी, अभी से सपनों में ही खो गई। पहले गृह प्रवेश तो कर लो, फिर सपने देखना। गृह प्रवेश करके सीता एक बार चारों तरफ नजर घुमाती है और एक ही बात सोचती है, मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, मैं कहाँ थी और कहाँ आ गई। अरे महारानी, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, पर हमें तो लग रही है। जल्दी करो। एक तो इन्हें रात में ही शादी करवानी थी, ऊपर से इतनी ठंड, पूरे बदन में कपकपी हो रही है, दांत कटकटा रहे हैं और इन लोगों की रस्में खत्म नहीं हो रही हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, सभी को ठंड से बहुत बुरा हाल हो गया है और बहुओं की नाक तो देखो ठंड से लाल पड़ गई है। सब जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाओ, बाकी की रस्में कल होंगी। कुछ तो अच्छा काम किया हमारे बूढ़े ससुर जी ने। लगता है इनकी भी हालत हमारे जैसे ही खराब हो चुकी है। ठंड के महीने में शादी होने के कारण सभी लोगों को बेहद ठंड लग रही थी। कोई अब ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए सब जल्दी जल्दी सोने चले जाते हैं और सीता भी अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ अब तो मुझे यहाँ ठंड भी नहीं लगेगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। धन्यवाद भगवान, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। सीता बिस्तर पर लेटी सोच रही होती है। जब वो अपने परिवार के साथ सोकर ऊपर देखती थी, तब उसे अपनी टूटी फूटी छत दिखाई देती थी और ठंड में सोते समय तो उस छत से ओस भी गिरती थी और चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं घर में आती थी, जिससे रातों की नींद सिकुड़ते हुए पूरी होती थी। इसी तरह सोचते हुए रात बीत जाती और अगले दिन सुबह सुबह सीता तैयार होकर अपनी पहली रसोई करने नीचे आती है। मेरी बहू, इतनी ठंड में तुम सुबह सुबह उठ गई, नहा कर तैयार भी हो गई और एक तरफ तुम्हारी जेठानियां हैं जो अभी तक बिस्तर से निकली भी नहीं होंगी। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए क्या खाएंगी? आप सबके लिए क्या बना दूं? भाभी, बड़ी भाभीयों ने तो सब्जियां बनाना ही छोड़ दिया है। आज आप किसी बढ़िया सी हरी सब्जी की सब्जी बनाओ ना। मेरी कोई फरमाइश नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे बना लो। मेरी भी कोई खास इच्छा नहीं है, बस मीठे में कुछ भी बना लेना।
कुछ भी क्या होता है? किचन में कुछ भी करके कुछ नहीं है। आप लोग क्या पसंद करेंगे खाना? नाम बताइए, वरना मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दूंगी। छोटी बहू सीता की इस तरह की बातें सुनकर पूरा घर हंसने लगता है। छोटी बहू सीता किचन में आलू, टमाटर, छिम्मी की सब्जी और मीठे में गाजर का हलवा और साथ में पूड़ी बनाने में लग जाती है। आज तो पहले के मुकाबले ठंड बढ़ गई है। ठंडे पानी में हाथ डालते ही ऐसा लग रहा है मानो जैसे करंट मारता हो। क्या हुआ बहू, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुरंत मुझसे कहना। माँ जी, मुझे किचन में कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। अगर कोई साथ में खड़ा हो सामान निकलवा देगा तो खाना जल्दी बन जाएगा। सीता की नई नई शादी हुई थी और उसकी पहली रसोई है, इसलिए सीता को पता ही नहीं कि कौन सामान कहाँ रखा हुआ है। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। मैं तुम्हें सारा सामान निकाल कर दे दूंगी। तुम अपने हाथों से पहली रसोई करो। खाना बनाने में थोड़ा समय लगा, पर सीता ने बहुत ही अच्छे से खाना बनाया और डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोसा। तभी अरे सीता बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ, हमारे साथ खाना खाओ। नहीं माँ जी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाना खा लूंगी। वैसे भी मुझे इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं है। उषा के घर के डाइनिंग टेबल में गिनती के सीट थी, इसलिए सीता साथ नहीं बैठ रही थी। अरे माँ, तुम देख नहीं रही हो क्या? डाइनिंग टेबल पर जगह ही कहाँ है बैठने के लिए कि उस बेचारी को बार बार बैठने की बोल रही हो? कहाँ बैठेगी? बड़ी बहू, तुम बड़ी हो ना, तुम अपनी जगह छोड़ दो ताकि सीता हमारे साथ बैठकर खाना खा सके। सीता इस घर में नई आई है, उसे अकेले खाने देना ठीक नहीं है। नहीं माँ, मैं तो गर्मा गर्म खाना ही खाऊंगी। ठंड में खाना ठंडा हो जाने के बाद तो स्वाद ही नहीं आता है। आप किसी और को बोलिए। अपनी सास की बात को इस तरह काट देने पर उषा का मुंह बन जाता है और सपना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे इतनी जल्दी खाना खाने की आदत नहीं है। मैं सबको खिलाने के बाद ही खाती हूँ। आप लोग खाइए। सीता की बात मानकर पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है। खाना खिलाने के बाद सीता, आप लोगों को खाना कैसा लगा? खाने में नमक, मिर्च, मसाला बराबर तो है ना? कुछ कम ज्यादा तो नहीं? बेटी, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है। हमें खाना बहुत अच्छा लगा। और एक बात बताऊं, आज कितने दिन बाद गरम खाना खाने का मजा मिला है। वरना बड़ी बहू तो एक बार ही खाना बनाती है और पूरा दिन बस वही खिलाती है। हाँ छोटी भाभी, ना जाने हमें कितने दिन हो गए थे कोई हरी सब्जी खाए हुए। रोज बस आलू की सब्जी खाने को मिलती थी। आज आपकी पहली रसोई में तो हमने कुछ हरी सब्जी खाई है। जब खाना हम बनाते थे तब तो सब हमारा बनाया खाना ही खाते थे। आज छोटी बहू ने बनाया तो सब उसकी तारीफ करने लगे। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खाना खाकर पूरा परिवार खुश हो गया। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक दिन सब्जी मंडी में जब सीता सब्जियां खरीदने गई तब उषा की पड़ोसन, अब बेटी तुम उषा की छोटी बहू हो ना? हाँ सही कहा आपने, मैं उन्हीं के घर की छोटी बहू हूँ। क्या लेने आई हो बेटी? तुम्हें पता है बेटी, तुम्हारी सास को ठंडी के मौसम में हरी हरी साग बहुत पसंद है, पर तुम्हारी जेठानी साग नहीं बनाती। तुम ही उसे बनाकर खिला दो। माँ जी को साग पसंद है? मैं तो आज दोपहर के खाने में पालक और मेथी की साग बनाऊंगी। धन्यवाद आप लोगों का मुझे माँ जी की पसंद बताने के लिए। सीता दोपहर के खाने के लिए सब्जी में हरी साग खरीद लेती है और घर आकर किचन में तैयारी करने लगती है। एक बात तो सच है, साग को बनाने में झंझट तो बहुत है। पहले साग को बिनो, फिर काटो, फिर धो, फिर छौंको। उसके बाद 1-1.5 घंटे में साग तैयार होगी। सीता ने काफी मेहनत और समय लगाकर साग की सब्जी बनाई। साग बनाने के बाद सीता सबको डाइनिंग टेबल पर आवाज लगाती है, पर पहले रसोई के जैसे ही डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठ नहीं पाते हैं। आज खाने में क्या बना है? बड़ी जोरों से भूख लगी है, जल्दी मेरा खाना लगाओ। अरे जो भी बनाया है निकालो, मैं हाथ मुंह धो कर आता हूँ। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। आज मैंने हरी साग बनाई है, मेथी और पालक की साग। क्या कहा बहू? हरी साग? आज कितने दिनों बाद हरी साग खाने को मिलेगी। तूने तो दिल ही खुश कर दिया। तुझे पता है मुझे हरी साग कितनी पसंद है। जब मैं बाजार जाया करती थी तो हर ठंड में रोज साग लेकर आती थी और खुद बनाती थी। पर छोटी भाभी, बड़ी भाभी लोग तो साग बनाने से भागती हैं। आपके मन में साग बनाने का विचार कैसे आया? आपको भी हरी साग बहुत पसंद है क्या? सच बताऊं तो मुझे हरी साग कुछ खास पसंद नहीं है, पर मुझे पता चला है कि माँ जी को हरी साग बहुत पसंद है।
पर हमारे घर में काफी समय से हरी साग नहीं बनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज माँ की पसंद की ही सब्जी बना दूं। सीता का अकेले पूरे घर का ध्यान रखना और सभी को समय पर खाना देना पूरे घर का दिल जीत रहा था। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं और एक दिन बालकनी में खड़ी सपना और निर्मित। निर्मित, तुम्हें याद है ना माँ जी ने उस गर्म कमरे के बारे में बताया था? हाँ हाँ मुझे याद है। मैं तो सोच रही हूँ कि इतनी ठंड क्यों ना माँ जी के कमरे की चाबी ही उनसे मांग लूं। अगर सिर्फ मांगने से ही मिल जाती तो अब तक मैंने मांग ली होती। ऐसी क्या बात होगी उस कमरे के अंदर? वो कमरा गर्म कैसे रहता होगा कि माँ जी किसी को भी उसके अंदर नहीं जाने देती? उषा ने अपने सबसे अच्छी बहू को देने के लिए एक ऐसा कमरा बनवाया था जिसमें ठंड में ठंड नहीं लगती बल्कि गर्मी का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि मानो ठंड खत्म हो गई हो। पर उषा ये कमरा सिर्फ किसी एक बहू को ही देगी जो बहू उसकी शर्तों पर खरी उतरेगी। एक रात छोटी बहू को परखने के लिए एक दिन उषा ने अपनी बेटी को तबीयत खराब होने का नाटक करने को कहा। माँ मेरी तबीयत बहुत खराब है। माँ मैं अब क्या करूँ, मुझे ठंड लग रही है, कब कभी भी हो रही है और देखो शायद बुखार भी है क्या? अरे बेटी तेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, तुझे तो बुखार भी है। इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँ? क्या हो माँ जी, प्रीति इस तरह से सोफे पर क्यों लेटी हुई है? बेटी देखना अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई है, इससे बुखार हो गया है, कभी आ रही है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी बड़ी बहू सपना और मंजली बहू निर्मित किचन से आती हैं और प्रीति को हटाकर खुद हीटर के सामने बैठ जाती हैं। बड़ी बहू तुम्हें दिख नहीं रहा है कि प्रीति की तबीयत खराब है? वो हीटर के सामने लेटी हुई है और तुम उसे हटाकर खुद हीटर के सामने कैसे बैठ सकती हो? माँ जी मुझे भी बहुत ठंडी लग रही है, मैं हीटर के सामने रहूंगी। तुम लोग दिन भर काम क्या करती हो? जब से छोटी बहू आई है सारा काम तो छोटी बहू करती है। तुम्हें घर में बैठे बैठे ठंड लग रही है, हटो हीटर के सामने से। इसलिए तो माँ जी आपको कहती हूँ एक हीटर और ले लीजिए, नहीं तो वो गर्म कमरा हमें दे दीजिए। बड़ी बहू तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? हीटर के सामने से हटो। अभी घर में एक ही हीटर है, जब दूसरा लेंगे तब की तब देखेंगे। उषा और सपना निर्मित के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी सीता बोलती है। माँ जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने बगीचे में एक तुलसी पौधा देखा था, मैं अभी जाती हूँ तुलसी के पौधे से कुछ तुलसी की पत्तियां लेकर आती हूँ, जिसका काढ़ा अगर 2-3 बार प्रीति पिएगी तो उसे आराम मिलेगा। बड़ी बहू छोटी बहू अकेले कितना काम करेगी, तुम बाहर से तुलसी के पत्ते लेकर आओ। बहू तब तक किचन में दूसरी तैयारी करती है। नहीं माँ जी, बाहर वो इतनी रात में ठंड से मेरी कुल्फी जम जाएगी, बगीचे में तो काफी ठंडी हवाएं भी चलती है, मैं नहीं जाऊंगी। माँ जी मैंने कहा ना आप चिंता मत कीजिए, 2 मिनट लगेंगे, मैं अभी जाती हूँ लेकर आती हूँ और फिर काढ़ा बनाकर देती हूँ। सीता आधी रात में कांपते हुए बाहर बगीचे में तुलसी के पत्ते तोड़ने जा ही रही थी कि तभी पीछे से उषा उसे रोकती है। छोटी बहू रहने दो, इतनी रात में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों माँ जी, बस 2 मिनट ही लगेंगे। वो इसलिए बहू कि मैं देख रही थी मेरी कौन सी बहू कितने पानी में है। प्रीति को कुछ नहीं हुआ है, उसे इस तरह एक्टिंग करने के लिए मैंने ही कहा था। और बड़ी बहू तुम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, यहाँ तक कि तो तुमने प्रीति के लिए तुलसी पत्ता लाने के लिए भी मना कर दिया। मैंने इतने बड़े अमीर ससुराल में शादी इसलिए नहीं की कि ताकि मुझे काम करना पड़े। हम लोग इतने अमीर हैं, फिर भी ना आप कोई नौकर रखती है, ना आप ठंडी में सबके कमर में हीटर लगवा रही हैं। ऊपर से आप सोचती हैं कि ठंड में हम बाहर जाए तुलसी पत्ता तोड़ने। उषा अपनी दोनों बड़ी बहू को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। उषा ने मन ही मन ये ठान लिया था कि गर्म कमरा दोनों ही बड़ी बहुओं को तो नहीं ही दूंगी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और एक दिन अचानक से घर के बाहर से घर के अंदर उषा आती है। उसकी हालत बेहद खराब है, बाल बिगड़े हुए, चेहरा पीला पड़ा हुआ। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ आपको? बेटी तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ, चुपचाप रहिए आप। आपको उठने की कोई जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर को फोन करो, माँ जी की तबीयत खराब है। पिछली बार की तरह इस बार भी उषा की खराब तबीयत एक नाटक ही है। वो अपनी तीनों बहू को परखना चाहती है, इसलिए उसने पहले ही डॉक्टर को मना कर दिया है घर आने से। अरे माँ जी क्या हुआ आपको? आप इस तरह से कैसे गिर रही हैं? बहू तुम इतना तकलीफ ले रही है, मैं शाम तक आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, बस मुझे हल्की सी सर्दी तो लगी है। आपकी सर्दी का इलाज मुझे ही करना पड़ेगा, मैं अभी काढ़ा बना कर लेकर आती हूँ।
सीता उषा की तबीयत ठीक करने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। रात दिन उसकी सेवा में एक कर देती है। रात रात भर उसके पाँव में सरसों का तेल लगा रही होती है। कभी उसके लिए गर्म काढ़ा बना कर देती है तो कभी उषा को हल्दी वाला दूध पिलाती है। इसी तरह 4 दिन बीत गए थे। अब 5वें दिन जब उषा की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो मैंने कहा था चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अब देखिए माँ जी की तबीयत कितनी खराब हो गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उषा को इतनी ठंड लग क्यों रही है। इसके शरीर को गर्म रखने का कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। मुझे याद आया, माँ जी का बनाया हुआ गर्म कमरा है ना, माँ जी से कमरे की चाबी मांगो ना। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, मैं उसमें आराम करूंगी। क्या कहा? कौन सा कमरा? कहीं आप उस बंद कमरे की बात तो नहीं कर रही हैं? हाँ वही कमरा। माँ जी से चाबी ले लो उस कमरे की। तुम क्यों चाबी लोगी? मैं चाबी लूंगी, मुझे ज्यादा ठंड लग रही है। बाबूजी आप कह रहे थे ना माँ को गर्म रखने के लिए कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। गर्म कमरे से ज्यादा आसान और सही तरीका क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी माँ जी को उस कमरे में लेकर चलते हैं। विजय अजय अपनी माँ को उठाकर गर्म कमरे के पास लेकर आते हैं। तभी उषा अपने दोनों बेटों के हाथ से उठकर खड़ी हो जाती है, जो देखकर सब हैरान हो गए। माँ जी आप अचानक से खड़ी कैसे हो गई? अभी तक तो आप हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, मैं नाटक कर रही थी। दरअसल बात तो यह है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं तो बस देख रही थी कि गर्म कमरे का हकदार मेरी कौन सी बहू है। तो माँ जी आपने आखिर फैसला कर ही लिया गर्म कमरा मुझे देने का। क्या कहा बहू? जब मैं ठंड से कांप रही थी उस समय भी तुमने एक बार भी नहीं कहा कि माँ जी को गर्म कमरे में लेकर चलते हैं। तुमने कहा माँ जी से चाबी ले लो। तुम्हें लगता है घर की जिम्मेदारियां और गर्म कमरा मैं उस बहू को सौंपूंगी जो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती है? माँ जी मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि आपकी तबीयत ठीक है। मैं कितना डर गई थी। छोटी बहू आज से ये गर्म कमरे की चाबी तेरी हुई, जहाँ तुझे ठंड पता भी नहीं चलेगी। नहीं माँ जी मुझे इस कमरे की जरूरत नहीं है, ये कमरा दीदी को चाहिए। तो आप ये कमरा दीदी को ही दे दीजिए। नहीं बेटी, मैं ये कमरा उस बहू को दूंगी जो जिम्मेदार, समझदार और इस घर को संभालने के लायक होगी। और ये सारे गुण सिर्फ तुम्हारे में हैं। ये कमरा भी तुम्हें ही मिलेगा। लो चाबी और कमरा खोलो। सीता उषा के हाथ से चाबी लेकर जैसे ही गर्म कमरे का दरवाजा खोलती है उसमें से एक हल्की लाल रंग की रोशनी आती है, जो रोशनी काफी गर्म होती है और कमरे में अंदर जाते ही जैसे ठंड गायब सी हो जाती है। अरे वाह, क्या कमरा है! ना तो ठंडी का एहसास है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी, बस एक बढ़िया गर्म मौसम। गर्म कमरा सीता को मिल जाने से सपना और निर्मित में सीता के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। माँ जी पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों करती रहती है। उस गरीब गंवार को गर्म कमरा दे दिया और हम इतने साल से यहाँ की बहू हैं, हमें कुछ भी नहीं दिया। अगर कमरा हमारा नहीं हुआ तो वो कमरा और किसी का भी नहीं होगा। क्या कहती हो दीदी? हाँ सही कहा, अगर वो कमरा हमारा नहीं हो सका तो उसे सीता का भी नहीं होने देंगे। घर की दोनों बड़ी बहू सपना और छोटी बहू निर्मित सीता से जलन के कारण गर्म कमरे में जाकर हीटर खराब कर देती हैं और अगले दिन सुबह सुबह अरे मुझे इतनी ठंड कैसे लग रही है? मुझे सुबह से छींक आई जा रही है और काफी ज्यादा ठंड लग रही है। स्वेटर पहनने के बाद भी मेरी ठंड नहीं जा रही है। आज बहू इस तरह की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो हमेशा ही ठंड लग रही होती है। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत जोर की ठंड लग रही है। सपना की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती देखकर सभी घर वाले उसे ठंड से बचाने के लिए एक ही उपाय निकालते हैं। इसे पहले गर्म कमरे में लेकर चलो, फिर हम डॉक्टर को बुलाएंगे। पर गर्म कमरे में जाने पर ही हीटर बंद रहता है, कमरा गर्म नहीं रहता है। छोटी बहू, कमरा गर्म क्यों नहीं है? घर में कमरा हमेशा गर्म रहना चाहिए। इससे छिड़कानी करने की क्या जरूरत थी? माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो इस कमरे में आई भी नहीं। झूठ मत बोलो बहू, इस कमरे की चाबी मैंने तुम्हें ही दी थी। तुम्हारी वजह से ही इस कमरे की गर्माहट कम हुई है। उषा छोटी बहू सीता से कमरे की गर्माहट कम कैसे हुई पूछ रही थी कि तभी बीच में निर्मित। माँ जी, गर्म कमरे को छोटी बहू सीता ने नहीं बल्कि मैंने और बड़ी दीदी ने मिलकर खराब किया है। मैं दूसरे के पाँव पर कुल्हाड़ी मारने गई थी और कुल्हाड़ी मेरे ही पाँव पर गिर गई। आज अगर मैं कमरे के हीटर को खराब नहीं करती तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिल पाती। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बड़ी बहू। आज पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया है?
अच्छा काम ये किया है कि तुमने सच बोला है। ये वक्त फालतू की बातों का नहीं है। दीदी की तबीयत खराब होती जा रही है, हमें जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मैं खुद 2-4 दिनों से बहू को तुम्हारे कमरे के आगे पीछे करता देख रही थी, तभी मैं समझ गई थी कि वो कुछ ना कुछ करने वाली है। कल रात को जब तुम कमरे का दरवाजा लगाना भूल गई थी, तभी मैंने बहू से पहले ही हीटर बदल दिया था। माँ, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आप हीटर को चालू कीजिए ताकि कमरा गर्म हो सके और दीदी को थोड़ी राहत मिल सके। सीता के ऐसा कहने पर सपना कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा बुरा चाहा और ये जानते हुए भी तुम अभी भी मेरी मदद ही करना चाहती हो। कितनी बुरी हूँ मैं और कितनी अच्छी हो तुम। मुझे माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो। तुम हमारे घर की छोटी बहू और हम दोनों की देवरानी हो। इसके बावजूद हम तुमसे जलते थे और तुम्हारे साथ बुरा करना चाह रहे थे, और अब हम सुधर गए हैं। अब हम तुम्हें पहचान गए हैं कि तुम एक अच्छी लड़की हो और हमें माफ कर दो। सीता के अच्छे व्यवहार और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचने की आदत ने गर्म कमरा दिलवा दिया।